सबसे पहले आप देखिए, छोटे प्रश्न जो आपके आते हैं, तिलक ने कौन कौन से पत्रों का प्रकाशन किया, और वो पत्र है वो उन्होंने अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर के दो साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया, एक तो केसरी का और एक मराठा का। केसरी मराठी भाषा में था, मराठा अंग्रेजी भाषा में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंपटीशन के लिए भी। दूसरा प्रश्न है, इसमें बड़े प्रश्न और छोटे प्रश्न, यानी जैसे बड़े आपके 20-20 अंकों वाले प्रश्न भी है, और 5-5 अंकों वाले भी है, 2-2 अंकों वाले भी है, तीनों प्रकार के प्रश्न है। इसीलिए इसमें थोड़ा केवल एक ही पार्ट को लिया है। तो तिलक द्वारा रचित सबसे प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखिए। एक तो दी ओरियन, एक अन्वेषणात्मक ग्रंथ है ये, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, गीता रहस्य, और द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, ये चारों पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। ये आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। तिलक को कोरा हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी किन व्यक्तियों द्वारा कहा गया? कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तिलक को कोरा हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी कहा? डॉक्टर जकारिया, और एक अंग्रेज इतिहासकार थे पावेल प्राइस, और एक रजनी पामदत्त, और वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने यानी तिलक को कोरा हिंदू राष्ट्रवादी कहा था और मुस्लिम विरोधी कहा था। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिलक के पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद का क्या आशय है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आशय यह है कि भारत की प्राचीन परंपराओं और प्राचीन गौरव के आधार पर स्वस्थ राष्ट्रवाद की स्थापना का प्रयत्न ही पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद है। प्राचीन परंपराओं को साथ मिलाकर के, प्राचीन परंपराओं में से जो अच्छी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को पुनर्जीवित करना एक पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद है। इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहा जाता है। तो इसमें पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद को चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि अपना जो संबंध है वो केवल बीए फर्स्ट ईयर से नहीं है, बीए सेकेंड ईयर भी पढ़ेंगे, फाइनल भी पढ़ेंगे, आगे कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे। पांचवा प्रश्न है, स्वराज्य से तिलक का क्या आशय है? स्वराज्य से तिलक का क्या मतलब है? स्वराज्य से तिलक का आशय था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य यानी भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना रहे, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध है वो भारतीयों के हाथ में हो। कहने का अर्थ है कि हाँ, अंग्रेज अगर राज कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन भारत के जो आंतरिक मामले हैं, भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो मामले हैं, इन मामलों में भारत के लोग ही उनका संचालन करें, ये उनकी इच्छा थी। यानी भारत के ब्रिटिश राज्य में वो अपना एक स्वराज्य मानते थे। छठा प्रश्न, ये बड़ा प्रश्न आ जाता है, तिलक के राजनीतिक चिंतन की प्रमुख बातें कौन कौन सी है? तिलक के राजनीतिक चिंतन की प्रमुख बातें, सबसे पहले है उनका एक ही तत्व है, भारत के स्वराज्य की प्राप्ति। क्या है? भारत के लिए स्वराज्य की प्राप्ति। और दूसरी अन्य बातें हैं, जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास, अंग्रेजों की न्यायप्रियता, और उदारवादी राष्ट्रवाद में अविश्वास, यानी उनका विश्वास नहीं था। गोखले का आता है तो या गोखले क्या करता है? गोखले विश्वास करता है, लेकिन ये विश्वास नहीं करते। लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रतिपादक, और जनमत, जनशक्ति और जनसंपर्क और प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास, ये उनके प्रमुख विचार है। अगर आप जैसे इस प्रकार लिखेंगे तो भी आपके यानी इनसे संबंधित प्रश्न आने ही है। सातवां प्रश्न है कि तिलक के शिक्षा संबंधी विचारों की प्रमुख बातें। तिलक शिक्षा के संबंध में क्या क्या बातें चाहते थे? वो चाहते थे राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में उनका पाठ्यक्रम क्या था? उनका पाठ्यक्रम था औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने। धार्मिक शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा एक ही होनी चाहिए, उसकी एक लिपि होनी चाहिए, और यहाँ के नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा दी जाए। ये 5 जो बातें हैं वो शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बातें हैं। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। अगला प्रश्न बनता है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। उनकी पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट जो है, भारतीय अशांति जो है, भारतीय अशांति है, उस अशांति के जनक जो है वैलेंटाइन शिरोल ने किसको कहा है? तिलक को कहा है। और अगला प्रश्न बनता है, समाज सुधार के प्रसंग में तिलक के विचारों की प्रमुख बातें क्या है? समाज सुधार के संबंध में, समाज सुधार के संबंध में एक तो राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रधानता देना, ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश विदेशी नौकरशाही के हस्तक्षेप का विरोध करना। ये उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन है और विदेशी जो नौकरशाही है वो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती है, वो अच्छा नहीं है। पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाई मत के प्रसार के विरोध। उन्होंने कहा कि पश्चिमी जो सभ्यता है वो हमारे समाज में घुस रही है, उसका लोग अनुकरण कर रहे हैं, वो हमें ठीक नहीं लगता।
और इसके अलावा जो ईसाई मत का प्रसार कर रहे हैं, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। और जनमत की भूमिका, उन्होंने कहा कि कोई भी काम है वो जनमत के आधार पर होना चाहिए कि भारत की जनता क्या चाहती है। 10वां प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में लोकमान्य तिलक की क्या भूमिका थी। भारतीय राजनीति में लोकमान्य तिलक की क्या भूमिका थी, या तिलक ने भारत के संबंध में, या तिलक की भारत को क्या मुख्य देन थी। एक तो था व्यक्तित्व और चरित्र का एक उज्जवल उदाहरण या आदर्श उदाहरण। दूसरी उनकी भूमिका थी कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन। तीसरी थी राजनीति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। चौथी थी महान लोकतंत्रवादी। और पांचवी थी दूरदर्शी राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रणेता। ये तो छोटा प्रश्न है, इसको हम बड़ा प्रश्न भी बना करके देखेंगे। इसका विवरण है वो भी हम पढ़ के देखेंगे। अब बड़ा प्रश्न आ जाता है, तिलक का पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद क्या है, समझाइए। तिलक का पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद। तिलक का राष्ट्रवाद अंशतः पुनरुत्थानवादी और पुनर्निर्माणवादी था। उन्होंने वेदों तथा गीता से आध्यात्मिक शक्ति और राष्ट्रीय उत्साह ग्रहण करने का संदेश दिया। और मराठा उनका जो समाचार पत्र था, जो अंग्रेजी में लिखा गया था, उस मराठा में उन्होंने लिखा था कि सच्चा राष्ट्रवाद पुराने नींव पर ही निर्माण करना चाहता है। सच्चा राष्ट्रवाद है पुराने नींव पर होना चाहिए। पुराने नियम का अर्थ है कि हमारे प्राचीन जो संस्कृति के जो आदर्श है, उन आदर्शों पर ही जो हमारा जो सच्चा राष्ट्रवाद विकसित होना चाहिए। जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है, उसे सच्चा राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। यानी जो पुरातन के प्रति, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन गौरव है, उनके प्रति यदि असम्मान करके और फिर यदि हम देश को एक दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो सच्चा राष्ट्रवाद नहीं होता। हम अपनी संस्थाओं को ब्रिटिश ढांचे में नहीं डालना चाहते। सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका अराष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। हम उनको राष्ट्रीयकरण ही रहने देना चाहते हैं। और इसके बारे में वो लिखते हैं, तिलक के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद के लिए क्या क्या आवश्यक है। तिलक ने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद है तो उसके लिए क्या है, प्राचीन संस्कृति का पुनर्जागरण किया जाए। प्राचीन संस्कृति जो है उसमें जो अच्छाइयां थी उनको पुनर्जीवित किया जाए। प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाए। दूसरा, राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा है जो समुच्च राष्ट्र के प्रति अनुभव की जाती है। यानी यूं कह सकते हैं कि यहाँ के जो व्यक्ति है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों में ये मनोवैज्ञानिक धारणा होनी चाहिए कि हमारे भारत की जो सभ्यता है, हमारे भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, वो सबसे अच्छी है। तब लोग जो है वो उसकी तरफ उन्मुख होंगे। विचारधाराओं, जातीय भेदों, अस्वस्थ मत मतांतरों इत्यादि कलुषित वृत्तियों को त्यागना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारे जो आपसी जो मतभेद है, अलग अलग जातियों के बारे में मतभेद है, यदि हम देखते हैं कि जैसे भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर हमारे मन में जो इतनी कलुषित वृत्तियां हैं, उनको त्यागना है। चौथी बात उन्होंने कही राष्ट्रवाद के लिए कि समान भाषा, समान धर्म और समान संस्कृति वाले देश में राष्ट्रीय एकता पनप सकती है। यानी उन्होंने कहा कि भाषा समान होनी चाहिए, समान धर्म होना चाहिए और समान संस्कृति होनी चाहिए। उस देश की राष्ट्रीय एकता सबसे मजबूत होती है। पांचवी बात कही, भारत में प्राचीन काल से विद्यमान मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तत्वों पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। प्राचीन काल से ही मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तत्वों पर बल दिया जाए ताकि लोगों का दिमाग है वो व्यवहारिक हो, स्वस्थ हो। छठी बात कही, भारत में विद्यमान विभिन्न पंथ, वैदिक धर्म शाखाओं प्रशाखाओं में राष्ट्रीय एकता के संबंध में समान भाव होने चाहिए। भारत में जितने भी पंथ है, वैदिक धर्म की शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, या हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि जितने भी धर्मों की जो शाखाएं प्रशाखाएं हैं, उन सभी शाखाओं प्रशाखाओं में राष्ट्रीय एकता के भाव है वो समान होने चाहिए। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनके विचार अच्छे होने चाहिए। सातवीं उनकी विशेषता है कि राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उत्सवों का आयोजन प्रतीक स्वरूप हो। और इसी उद्देश्य से उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना। यानी हमारे जो प्राचीन जो अच्छे व्यक्ति हैं, आदर्श है, हमारे प्राचीन जो आदर्श है, उन आदर्शों का जो हम उत्सव मनाते हैं, वो उत्सव राष्ट्रीय एकता के प्रतीक स्वरूप में होना चाहिए। जैसे उन्होंने गणपति उत्सव मनाया, शिवाजी उत्सव मनाया था। ये प्रश्न तो हो गया। 12वां प्रश्न है कि स्वराज्य से तिलक का क्या आशय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्वराज्य से क्या आशय है। तिलक ने 31 मई 1916 को अहमदनगर में स्वराज्य पर अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था, उनका जो पहला भाषण था, उस भाषण में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि स्वराज्य से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंधन है भारतवासियों के हाथों में हो। हम ब्रिटेन के राजा को, सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते हैं, लेकिन
भारत के जो आंतरिक मामले हैं उनका संचालन और प्रबंधन है वो किसके हाथ में होना चाहिए? भारतवासियों के हाथ में होना चाहिए। उनके ये विचार उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। तिलक ने तिलक ने अपनी अपूर्व तिलक ने अपनी पूर्ण धारणा अर्थात पूर्ण स्वाधीनता की आकांक्षा का परित्याग नहीं किया था, वरन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य का व्यवहारिक रूप सुझाया था। उन्होंने कहा कि हाँ, वो पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि वर्तमान समय में पूर्ण स्वाधीनता नहीं होकर के यदि हम यह काम कर लेते हैं कि आंतरिक मामलों में अगर अंग्रेज या अंग्रेजी सरकार अड़चने नहीं डालती है तो उस पर हमारी पकड़ हो जाएगी और फिर धीरे धीरे हम पूर्ण स्वाधीनता भी प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले ये उनका एक अच्छा सुझाव था। इसके अलावा वो कहते थे कि इसके अलावा स्वराज्य के लिए क्या कहते थे कि तिलक स्वराज्य के साथ अपने देश के लिए ऐसी शासन व्यवस्था के पक्षधर थे जिसमें शासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति सचेत हो। पहली बात उन्होंने कहा कि जनता है, जनहित में काम करने वाले कर्मचारी होने चाहिए। संक्षेप में आप इसको कह सकते हैं कि जनहित में काम करने वाले कर्मचारी होने चाहिए। दूसरी, कार्यपालिका के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी समझे। जितने भी जो कार्यपालिका अधिकारी, यूं कह सकते हैं कि राजनेता और इस सरकार में काम करने वाला जितने भी व्यक्ति है वो अपना कार्य जनता के प्रति उत्तरदायी समझे। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि अंतिम सत्ता वो जनता के हाथ में होनी चाहिए, यानी शक्ति जो है वो सारी शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिए। तिलक के लिए स्वराज्य मात्र विचार नहीं था, उनका धर्म, उनका जीवन, उनका प्राण था। स्वराज्य को केवल विचार नहीं था, वो स्वराज्य के लिए अपना धर्म मानते थे और उनके जीवन का प्राण था। यानी वो कहते थे कि प्राण निकल जाए लेकिन हमें स्वराज्य मिल जाए। तिलक के अनुसार स्वराज्य समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार और राष्ट्रीय प्रगति का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था और हमारे राष्ट्रीय प्रगति हमें करनी है। राष्ट्र को अगर नेशनल को प्रोग्रेसिव बनाना है तो हमें स्वराज्य मिलना चाहिए। पांचवी उनकी बात है स्वराज्य के संबंध में कि देश में औद्योगिक प्रगति, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक सुधार स्वराज्य द्वारा ही संभव है। देश में अगर कोई जैसे इंडस्ट्रियल जितने भी है औद्योगिक प्रगति करनी है, राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में सामाजिक सुधार है, तो वो अगर अब देश में खुद का शासन होगा तो ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तिलक जब अर्ध चेतनावस्था में मृत्यु शैया पर पड़े थे तब भी उनके अंतिम शब्द क्या थे? यदि स्वराज्य नहीं मिला तो भारत में समृद्ध नहीं हो सकता। अगर भारत को स्वराज्य नहीं मिला तो समृद्ध नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूं वह कल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए अथवा किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होगा। भारत की पूरी जनता और भारतीय जनता की समस्याओं को हल करने के लिए एक औषधि होगी और वो औषधि हमें मिल जाएगी तो भारत एक स्वस्थ देश होगा। और भारत स्वस्थ देश होगा तो भारत में किसी भी प्रकार की कोई अनबन नहीं होगी। तिलक के लिए प्रत्येक कार्य का लक्ष्य हो देश के लिए स्वराज्य ही था। तो ये स्वराज्य के बारे में विचार थे। अब जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी तिलक के क्या विचार थे। हमने जैसे छोटे प्रश्न को अभी पढ़ा, अब हम यदि मान लो ये बड़ा प्रश्न आ जाता है तब हम क्या करें? तो शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए। 4 लक्ष्य थे उनके। जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। दूसरी बात, यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। शिक्षा जो है वो भारत के हित में दी जानी चाहिए। तीसरी बात है, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण को सुदृढ़ बनाए, इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। चौथी बात उन्होंने कही थी कि शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे केवल और केवल अपने देश के बारे में सोचें, अर्थात अपनी मातृभूमि के लिए सोचें। तिलक ने जो शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बताया था, क्या पाठ्यक्रम बताया था? पहला पाठ्यक्रम उन्होंने लिखा, औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग होना चाहिए। देश के लोगों को औद्योगिक शिक्षा दी जानी चाहिए। औद्योगिक शिक्षा जिस देश में दी जाती है तो वहां के लोग भूखे नहीं मरते हैं, वहां के लोगों के लिए रोजगार के साधनों की कोई कमी नहीं होती। तिलक ने सदैव इस बात के लिए आग्रह किया कि पाठ्यक्रम में औद्योगिक शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा को अवश्य ही स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा है वो उनके जीविकोपार्जन का साधन बन जाए। धार्मिक शिक्षा पर भी बल दिया था। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था धार्मिक शिक्षा, और तिलक धार्मिक शिक्षा पर बहुत जोर देते थे और कहा करते थे कि धार्मिक शिक्षा का अभाव ही इस बात का एकमात्र कारण है कि देश भर में ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ गया है, और धार्मिक शिक्षा से भारतीयों में अनुशासन और अतीत के प्रति सम्मान के भावों का उदय होगा। तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो दी जाती है वो मदर लैंग्वेज में दी जानी चाहिए, यानी तिलक ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। और वो कहा करते थे,
आज जो व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है वही शिक्षित माना जाता है, किंतु किसी भाषा का ज्ञान हो जाना यह सच्ची शिक्षा नहीं है। किसी भाषा का ज्ञान कर लेना यह सच्ची शिक्षा नहीं है। किसी विदेशी भाषा को सीखने के लिए ऐसी बाध्यता भारत के अतिरिक्त और किसी अन्य देश में नहीं है, क्योंकि एक भारत ही है जिसमें अंग्रेजी सीखने के लिए या किसी विदेशी भाषा को सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, अन्य देश में नहीं है। तिलक ने अंग्रेजी की महत्ता को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि भाषा कोई भी बुरी नहीं होती, अर्थात हमें भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम अपनी मूल भाषा को भूल जाएं, अपने राष्ट्रभाषा को भूल जाएं। लेकिन उनका यही था कहना कि मातृभाषा को प्रधानता दी जानी चाहिए और उसके स्थान पर अंग्रेजी को गौण स्थान दिया जाना चाहिए, यानी अन्य भाषाएं जो है वो गौण होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा हमें ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हमें मातृभाषा के स्थान पर उस भाषा को ले, ये नहीं होना चाहिए। चौथी बात है एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन। देश की एकता को और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। अतः वे पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने का सुझाव दिया। पहले नेता थे कांग्रेसी नेता जिन्होंने कहा कि लिपि तो देवनागरी होनी चाहिए और राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा के अध्यापकों के लिए उनका संदेश था कि वे प्रतिभा और समर्पण की भावना को आदर्श मानकर चले और शिक्षा के माध्यम से भारत के प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित करें। और इनकी अगली बात थी कि यहाँ के नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा दी जाए। राजनीतिक शिक्षा, तिलक के अनुसार शिक्षा युवकों को देश की सेवा और स्वाधीनता के लिए समर्पित करने का माध्यम है। अतः उनके अनुसार राजनीतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग होनी चाहिए। वे राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से युवकों को देश की परिस्थितियों से परिचित करवाना चाहते थे ताकि स्वाधीनता प्राप्ति का संकल्प उन लोगों में अच्छी तरह से जाग सके और स्वाधीनता प्राप्ति के लिए वे लोग आगे आ सके। इसलिए उन लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो दी जाना जरूरी है। 14वां प्रश्न आपके बन जाता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समाज सुधार संबंधी काम बताइए। समाज सुधार के बारे में उन्होंने क्या क्या काम दिए, समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए। तो सबसे पहला काम है कि समाज सुधार की तुलना में राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि समाज सुधार की तुलना में राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। कैसे? तिलक और आगरकर ये दोनों दोस्त थे और उनके बीच में एक मतभेद का सबसे बड़ा मुद्दा था समाज सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता। दोनों में से किसको प्राथमिकता दी जाए? आगरकर कहते थे कि समाज सुधार किया जाए, जबकि तिलक कहते थे कि सबसे प्रमुख समस्या देश की स्वतंत्रता की है, इसलिए समस्त देश को राजनीतिक शक्ति से या राजनीतिक स्वतंत्रता का वातावरण बनाना चाहिए और राजनीतिक स्वतंत्रता का वातावरण बन जाएगा तो लोग शिक्षित और समाजों में सुधार अपने आप हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी बात थी समाज सुधार कार्य ब्रिटिश शासन और विदेशी नौकरशाही के हस्तक्षेप में विरोध। उन्होंने कहा कि समाज सुधार से संबंधित यानी ब्रिटिश शासन और विदेशी नौकरशाही जो हमारे समाज के कार्यों में जो हस्तक्षेप करती है वो उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। तिलक का कहना था कि यदि ब्रिटिश शासन और नौकरशाही को सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने दिया गया तो इससे ब्रिटिश शासन की शक्ति का प्रसार होगा और स्वतंत्रता प्रेमी तिलक इस स्थिति को अच्छी तरह से तिलक जानते थे कि अगर हम इस प्रकार दे देंगे, इसकी शक्ति दे देंगे तो हमारे भारत की स्थिति बिगड़ जाएगी और याचक प्रवृत्ति से स्वराज्य की नैतिक और बौद्धिक नींव कमजोर हो जाएगी। तिलक बाल विवाह के विरुद्ध थे, किंतु ये नहीं चाहते थे कि बाल विवाह को बंद करने के लिए विदेशी नौकरशाही कानून ना। वो कहते थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन बाल विवाह रोकने के लिए विदेशी नौकरशाही कानून नहीं बनाए, कानून भारत के लोग बनाए। समाज सुधार के लिए वो आवश्यक कानून निर्माण के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन वो ये कहते थे कि कोई विदेशी शासन द्वारा इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है तो वो ठीक नहीं है। समाज सुधार से संबंधित कानून बनाए, अपने देश के लोग बनाए, ये उनका विचार था। समाज सुधार कार्य सने और जनमत निर्माण से संभव। उन्होंने कहा कि समाज सुधार से संबंधित जो काम है वो धीरे धीरे व्यक्तियों की जो मनोभावनाएं हैं उनको परिवर्तित करते हुए किया जाना चाहिए और समाज सुधार थोपा नहीं जा सकता। ये काम तो शिक्षा की प्रक्रिया के आधार पर धीरे धीरे ही संभव है। यानी उन्होंने कहा कि जब हम किसी को पाबंद करके और यदि वो हम करना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं है। चौथी उन्होंने बात की पश्चिम के सामाजिक जीवन और उसके अंधानुकरण और ईसाईयत के प्रसार का विरोध। उन्होंने कहा कि पश्चिमी जीवन का जो हम अंधानुकरण कर रहे हैं उनके अनुसार चल रहे हैं और अपने भारत में जो ईसाईयत का प्रसार हो रहा है वो भारतीय संस्कृति के लिए घातक है। तिलक के अनुसार ईसाई लोग सामाजिक कार्यों की आड़ में कुटिल तरीकों से धर्म परिवर्तन का खेल कर रहे हैं, अर्थात कितने लोगों को वे लोग क्या करते हैं, यानी धर्म परिवर्तित करा के और ईसाई बना रहे हैं। 1889 में अमेरिका से लौटते ही उन्होंने रमाबाई ने जब पहले बंबई में और उसके बाद पूना में विधवा आश्रम खोला था, शारदा सदन खोला था, तब तिलक ने अमेरिका की वित्तीय सहायता से खोले गए विधवा आश्रम का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ये जो विदेशी
पैसों से जो आपने विधवा आश्रम खोला है, ये मुझे पसंद नहीं है। वे न तो शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे और न ही विधवा उद्धार के विरुद्ध थे, और वो चाहते थे कि ये जो विदेशी संस्थाएं हैं, उनके पैसों से अर्थात उनके माध्यम से यदि हमारे भारत में इस प्रकार की संस्थाएं विकसित होगी तो उसमें भारत का उद्धार नहीं होगा, दूसरे देश का उद्धार होगा। अपने आप को लौकिक विषयों की शिक्षा देने तक ही सीमित रखें। हिंदू महिलाओं को प्रलोभन के आधार पर ईसाई बनाने का प्रयत्न नहीं करें, उन्होंने ये कहा था। उन्होंने दलित वर्ग संघ के कार्य में भी सहयोग देने का वचन दिया, और इस संगठन के मार्च 1918 में जो बंबई में एक अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में क्या कहा था उन्होंने, दलित संघ का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कहा कि सभी भारतवासी एक ही मातृभूमि की संतान है, और अस्पृश्यता को किसी भी नैतिक या आध्यात्मिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये जो अस्पृश्यता है अर्थात छुआछूत है, ये किसी भी आधार पर ठीक नहीं है, और इस छुआछूत का, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। और वो गरज कर बोले, यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को सहन कर लेंगे तो मैं ऐसे ईश्वर को कतई नहीं मान्यता दूंगा। यानी अगर ईश्वर भी इस प्रकार की छुआछूत का में विश्वास रखते हैं तो मैं इस प्रकार के ईश्वर को भी नहीं मानूंगा। बहुत ही जबरदस्त उन्होंने कहा था। अब समाज सुधार के संबंध में उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए थे। वो प्रस्ताव थे, एक तो लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और लड़कियों के विवाह की आयु 16 वर्ष, ये उन्होंने बताई थी। इसके अलावा 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को विवाह नहीं करना है, यदि वे विवाह करना चाहते हैं तो विधवा से करना है। विवाह उत्सव पर मद्यपान बंद कर दिया जाए, विवाह उत्सव होता है तो उस पर शराब वगैरह नहीं पी जाए। दहेज का चलन रोक दिया जाए, दहेज प्रथा नहीं की जाए, और विधवाओं को विधवा विवाह का विरोध नहीं किया जाए, यानी विधवा विवाह का विरोध नहीं किया जाए, अर्थात विधवा विवाह को मान्यता दी जाए। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, अर्थात छुआछूत नहीं रहे। जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए, शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए, और प्रत्येक समाज सुधारक अपनी मासिक आय का 1/10 भाग सार्वजनिक काम में खर्च करे। ये उनका सामाजिक सुधार के लिए उनका जो दिया गया वचन था। अब इसके अलावा अब ये प्रश्न आ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों में क्या भेद था। सबसे पहले हम समानताएं देख लेते हैं। या इससे आ सकता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तब हमें समानताएं देखनी है और असमानताएं देखनी है। समानताएं क्या है, तिलक और गोखले दोनों समकालीन थे, दोनों का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में हुआ और एक ही जिले में और एक ही जाति में हुआ, ये एक समानता दी होगी। दूसरी समानता दोनों में क्या थी, दूसरी समानता दोनों का कार्य क्षेत्र पूना और बाद में बंबई था, दोनों ने शिक्षक के रूप में अपना काम आरंभ किया, ठीक। तीसरी उनकी समानता थी, दोनों दक्षिण शिक्षा समाज के आजीवन सदस्य बन गए। इस प्रकार दोनों ने एक ही मन से अपना सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। दोनों जो है दक्षिण शिक्षा समाज से ही प्रवेश किया उन्होंने सार्वजनिक जीवन में और आजीवन रहे। चौथी उनकी बात है कि दोनों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आजीवन सदस्य रहे और दोनों को इस संगठन में महत्वपूर्ण स्थितियां प्राप्त थी। सबसे बड़ी समानता यह थी कि दोनों ने राष्ट्र की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। अब हम असमानताएं देखते हैं कि असमानताएं कौन सी थी। एक तो था प्रेरणा स्रोत का भेद। तिलक और गोखले इन दोनों के चिंतन में प्रेरणा स्रोत एक दूसरे से नितांत भिन्न है। गोखले पाश्चात्य आचार विचार में ढले हुए थे और उनका प्रेरणा स्रोत पश्चिम था। इसके विपरीत तिलक की प्रेरणा स्रोत पश्चिमी साहित्य, इतिहास और कानून नहीं होकर के भारत के साहित्य, वेद, उपनिषद, भगवत गीता और अतीत का उज्ज्वल इतिहास था। तो यानी वो तो एक तो पश्चिमी सभ्यता को मान्यता देते थे और एक भारतीय सभ्यता को। दूसरा मूलभूत धारणा का भेद था। गोखले ब्रिटिश राज को भारत के लिए एक वरदान और ईश्वर की कृपा का फल मानते थे, जबकि उनका विचार था कि भारत पर इंग्लैंड का शासन भारत के हित में है। लेकिन तिलक और उनके राष्ट्रवादी सहयोगी कहते थे कि अंग्रेजी राज भारत के लिए एक भारी अभिशाप है और इस राज को ईश्वरीय कृपा का परिणाम बतलाना भारत का राष्ट्रीय अपमान है। चौथा था उनका लक्ष्य का भेद था। दोनों के लक्ष्य में भेद था। तिलक और गोखले के बीच लक्ष्य का भी भेद था। तिलक का लक्ष्य जो आदर्श देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था, स्वराज्य और अंतिम उनका जो है स्वराज्य था। और गोखले ने स्वशासन की कोई स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत नहीं की। लक्ष्य के संबंध में गोखले अपने समय के साथ थे, तिलक अपने समय से काफी आगे थे। समय के साथ थे, जैसे मान लो जैसा मिल रहा है उसी हिसाब से तो वो काम निकाल रहे थे। लेकिन तिलक जो है उन्होंने जो समय था उसका विरोध भी किया था। तभी उन्होंने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। पांचवी बात थी साधनों का भेद था। लक्ष्य की तुलना में तिलक और गोखले के साधनों में भी अधिक भेद था। गोखले और उनके उदारवादी सहयोगियों
के साधन साधन थे प्रार्थना पत्र, याचिका, प्रतिनिधि मंडल। एक शब्द में इसे कह सकते हैं कि निवेदन पद्धति, यानी याचना पद्धति के माध्यम से वो काम निकालते थे। जबकि तिलक स्वदेशी बहिष्कार को संपूर्ण अर्थों में और तार्किक निष्कर्ष अपनाने के लिए तैयार थे। बहिष्कार से उनका आशय न केवल विदेशी माल वरन इससे आगे बढ़कर विदेशी शासन के बहिष्कार से था। छठा जो अंतर था वो ये था कि आदर्शवादिता और यथार्थवादिता का भी भेद था। गोखले ने साध्य तथा साधनों के संदर्भ में साधनों की पवित्रता पर प्रतिपादन किया और कहा कि राजनीति नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। तिलक का विचार था कि देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य इतना अधिक पवित्र है कि उसके लिए किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। गोखले ने तो कहा कि भाई जैसे राजनीति या हम जैसे स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं तो भी इसमें किसी प्रकार का खून खराबा या ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तिलक ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता यानी हमारे देश को स्वराज्य की प्राप्ति के लिए देश को किसी भी हद तक गुजरना पड़ सकता है। ये तो था आपके प्रश्न और आज तक के, और अब जल्दी ही आपके लिए सेकंड जो है वो मॉडल पेपर आ रहा है। उस मॉडल पेपर को भी आप हल करके जरूर देखें ताकि हो सकता है कि आपकी मदद हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।